दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खौफ की दस्तक पर। ये कहानी पुणे का एक रवि ट्रक ड्राइवर की आप बीती है। मेरा नाम बदलकर आप रवि मान सकते हो। मैं महाराष्ट्र स्टेट रोडवेज में पिछले 18 साल से बस चला रहा हूँ। ज्यादातर मेरी ड्यूटी पुणे से सतारा, कभी कोल्हापुर, कभी मुंबई हाईवे पर लगती थी। मैंने जिंदगी में बहुत रातें स्टीयरिंग के पीछे गुजारी हैं। बारिश, आंधी, धुंध, एक्सीडेंट, शराबी लोग, सब देखा है। लेकिन जो कुछ 12 अक्टूबर 2019 की रात पुणे बेंगलुरु हाईवे पर मेरे साथ हुआ, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस रात के बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा। उस दिन मेरी ड्यूटी थी लेट नाइट पुणे से सतारा जाने वाली लास्ट बस। रूट था पुणे से निकलकर सतारा तक, और हाईवे का एक हिस्सा नेशनल हाईवे 48 पर पड़ता है। लोग उसे पुणे बेंगलुरु हाईवे भी बोलते हैं। रात के करीब 10:30 बज रहे थे जब मैंने स्वारगढ़ डिपो से बस निकाली। कंडक्टर था शिंदे, पुराना साथी। बस आधी भरी हुई थी। कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां, 2 परिवार, एक बुजुर्ग आदमी और एक औरत जो अकेली पीछे वाली सीट पर बैठी थी। शुरू में सब नॉर्मल था। अक्टूबर की ठंडी हवा चल रही थी। रात का आसमान साफ था, लेकिन हाईवे पर अजीब सी सन्नाटा था। जैसे जैसे हम पुणे शहर से दूर होते गए, स्ट्रीट लाइट्स कम होती गईं और अंधेरा गहरा होता गया। कटरज टनल क्रॉस करते वक्त मैंने रियर व्यू मिरर में देखा कि पीछे वाली अकेली औरत अपना सिर झुकाए बैठी थी। उसका चेहरा क्लियरली नहीं दिखा, पर सफेद सा दुपट्टा था उसके सर पर। टनल के बाद अचानक बस के अंदर का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा लगने लगा। मैंने सोचा शायद एसी का फ्लोज ज्यादा हो गया होगा। मैंने शिंदे को बोला चेक करे, पर उसने कहा एसी तो नॉर्मल है। तभी एक छोटा बच्चा रो दिया। उसकी मां ने उसे चुप कराया, पर वो लगातार पीछे की तरफ देखकर रोता जा रहा था। हाईवे पर हमने 70-75 की स्पीड पकड़ी हुई थी। रात के करीब 11:30 बजे हम शिरवाल के आसपास पहुंच रहे थे। यहीं के बारे में ड्राइवर्स के बीच कई कहानियां मशहूर है। लोग बोलते हैं कि इस स्ट्रेच पर अक्सर रात में एक्सीडेंट होते हैं और कभी-कभी लोगों को सफेद कपड़ों में कोई रोड क्रॉस करता दिखता है। मैं इन सब बातों पर कभी भरोसा नहीं करता था। मेरे लिए स्टीयरिंग और रोड ही सब कुछ था। लेकिन उस रात जैसे ही मैंने एक हल्का सा कर्व लिया, हेडलाइट्स के सामने मुझे एक पल के लिए कोई सफेद सा साया दिखा। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया। बस के अंदर सब लोग झटके से आगे को हिल गए। शिंदे चिल्लाया, क्या हुआ रवि? मैंने कहा कुछ रोड पर आया था, पर जब हमने देखा तो रोड बिल्कुल खाली था। पैसेंजर्स ने सोचा शायद कोई जानवर होगा। मैंने भी अपने आप को वही समझाया। लेकिन जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो पीछे वाली सीट पर जो औरत बैठी थी वो अब सीधा मेरी तरफ देख रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में भी अजीब सा सफेद लग रहा था, आंखें बिल्कुल बिना झपके के। मैं घबरा गया, पर स्टीयरिंग नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद शिंदे टिकट्स चेक करने पीछे गया। 5 मिनट बाद वो वापस आया तो उसका चेहरा पीला था। धीरे से बोला, रवि, लास्ट सीट पर कोई नहीं बैठा। मैंने कहा पागल है क्या, अभी तो थी। शिंदे बोला मैं पूरी बस देखकर आया हूं, वहां कोई नहीं है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने मिरर में देखा, सच में लास्ट सीट खाली थी, पर मुझे यकीन था मैंने उसे देखा था। मैंने बस नहीं रोकी। रात को हाईवे पर बिना वजह रुकना ठीक नहीं होता। 11:55 पर हमने एक ढाबा क्रॉस किया। 2 ट्रक खड़े थे। मैंने सोचा अगर फिर कुछ अजीब लगा तो यहीं रोककर चेक करूंगा। लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ी, अचानक बस के अंदर की लाइट्स एक पल के लिए ब्लिंक हुईं। सब पैसेंजर्स ने एक साथ ऊपर देखा। बच्चा फिर से जोर से रोता हुआ पीछे की तरफ उंगली दिखाने लगा। इस बार मैंने हिम्मत करके बस धीरे की और साइड में लगा दी। मैं और शिंदे टॉर्च लेकर पीछे गए। सब सीट्स चेक की, सब नॉर्मल, लास्ट सीट भी खाली। लेकिन सीट का फोम हल्का सा दबा हुआ था, जैसे अभी कोई उठ कर गया हो, और सीट पर ठंडी हवा का एक अजीब सा एहसास था। एक बुजुर्ग आदमी बोले, ड्राइवर साहब चलिए यहां से, ये जगह ठीक नहीं। मैंने बिना कुछ कहे बस फिर स्टार्ट की। स्टीयरिंग पकड़ते वक्त मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। रात के 12:20 बज रहे थे जब हम सतारा के करीब पहुंचने वाले थे। तभी अचानक बस के इंजन ने अजीब सी आवाज की और आरपीएम नीडल हिलने लगी। मैंने गियर कम किया, पर बस का स्पीड अपने आप कम होने लगा, जैसे कोई अनसीन वेट उसे रोक रहा हो। हेडलाइट्स के सामने फिर वही सफेद साया रोड के बीच खड़ा था, इस बार क्लियर। एक औरत
सर पर दुपट्टा, हाथ सीधे नीचे, चेहरा बिल्कुल सफेद। मैंने जोर से ब्रेक लगाया। बस रुक गई, लेकिन जहां वो खड़ी थी वहां कोई नहीं था। पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई। शिंदे ने कहा सब लोग शांत रहे। मैंने हिम्मत करके हॉर्न बजाया और बस आगे बढ़ाई। लेकिन जैसे ही बस उस जगह से गुजरी, एक ठंडी हवा का झोंका पूरी बस में फैल गया। मुझे स्टीयरिंग भारी लगने लगी। डिपो पहुंचकर सब लोग उतर गए, पर वो बुजुर्ग आदमी रुककर मेरे पास आए और धीरे से बोले, बेटा, आज रात जो तुमने देखा वो मैं भी देख चुका हूं। 5 साल पहले मेरी बेटी का एक्सीडेंट यहीं हुआ था। सफेद सूट पहने हुए थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उस रात घर जाकर किसी को कुछ नहीं बताया, पर उस दिन के बाद जब भी मेरी ड्यूटी उस हाईवे पर लगती, मैं रात की शिफ्ट से बचने की कोशिश करता, क्योंकि मुझे अब भी कभी कभी रियर व्यू मिरर में वो सफ़ेद चेहरा नजर आ जाता है और स्टीयरिंग पकड़ते वक्त कंधे पर वो ठंडा हाथ महसूस होता है। ये मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची और सबसे डरावनी रात थी, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। उस रात के बाद मैंने सोचा था सब खत्म हो गया। शायद मेरी आंखों का धोखा था, शायद थकान थी। लेकिन अगले ही हफ्ते मेरी ड्यूटी फिर से लेट नाइट पुणे से सताला वाली लग गई। मैं मना नहीं कर सकता था, क्योंकि डेपो में ऑलरेडी ड्राइवर्स की कमी चल रही थी। मैं चुपचाप स्टीयरिंग के पीछे बैठ गया, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा डर बसा हुआ था। रात के 10:30 पर फिर से मैंने पुणे के स्वारगेट डिपो से बस निकाली। कंडक्टर इस बार शिंदे नहीं था, बल्कि नया लड़का था, समीर। उसे मैंने पहले वाली रात के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि वो पहले से डरा हुआ हो। बस धीरे धीरे शहर से बाहर निकलकर नेशनल हाईवे 48 पर आ गई। शुरू के 30 मिनट सब नॉर्मल थे। पैसेंजर्स हल्की बातें कर रहे थे, कुछ लोग सो गए थे। मैंने खुद को समझाया कि पिछली बार सिर्फ इमेजिनेशन थी। लेकिन जैसे ही हम कटराज टनल क्रॉस करके अंधेरे स्ट्रेच पर आए, मुझे फिर वही ठंडी हवा का एहसास होने लगा। एसी ऑफ था, फिर भी कैबिन में टेम्परेचर नीचे गिरता हुआ लगा। मिरर में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी मैंने धीरे से नजर उठाई। इस बार लास्ट सीट पर कोई सफेद दुपट्टे वाली औरत नहीं थी, लेकिन मुझे सीट के पास खड़ी एक परछाई जैसी चीज दिखी। मैं पलक झपकता रहा। अगले ही सेकंड वो गायब। मैंने अपने आप को डांटा, रवि पागल मत बन। 11:40 के आसपास जब बस शिरवाल के करीब पहुंची, तब अचानक एक जोर की थुड की आवाज आई, जैसे किसी ने बस के साइड पैनल पर जोर से हाथ मारा हो। समीर घबराकर खड़ा हो गया। मैंने तुरंत साइड मिरर देखा, रोड खाली। बस चल रही थी 70 की स्पीड पर। किसी का हाथ लगना मुमकिन ही नहीं था। पैसेंजर्स ने भी आवाज सुनी थी। एक आदमी बोला, ड्राइवर साहब, टायर फट गया क्या? मैंने धीरे से बस स्लो की और साइड में रोककर चेक किया। टायर बिल्कुल ठीक, बॉडी पर कोई निशान नहीं। लेकिन जब मैं वापस ड्राइवर सीट पर बैठा, मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से धीरे से कहा, रोक दो। मैं झटके से मुड़कर देखा। कैबिन में सिर्फ मैं और समीर थे। समीर ने पूछा, क्या हुआ सर? मैंने कहा, कुछ नहीं, पर मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए थे। रात 12 बजे के करीब एक अजीब चीज हुई। बस के अंदर की लाइट्स एक साथ डिम हो गई। हेडलाइट्स भी हल्की सी ब्लिंक हुई। इंजन चल रहा था, पर जैसे पावर कम हो रही हो। तभी एक छोटी लड़की जो अपनी मां के साथ बैठी थी, जोर से बोली, मम्मी, वो आंटी फिर आ गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने मिरर में देखा। इस बार क्लियरली लास्ट सीट पर एक औरत बैठी थी। सफेद सूट, बाल खुले, सर थोड़ा झुका हुआ। मैं स्टीयरिंग पकड़कर जम गया। समीर को मैंने धीरे से बोला, पीछे जाकर देख। वो घबरा गया, पर फिर भी गया। 20 सेकंड बाद वो वापस आया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने हल्की सी आवाज में कहा, सर, वहां कोई नहीं है। मैं मिरर में देखता रहा। मेरे लिए वो अब भी वहां थी। धीरे धीरे उसने अपना सर उठाया। इस बार मैंने उसका चेहरा साफ देखा। आंखें बिल्कुल काली, जैसे अंधेरा ही भरा हो। होठों पर हल्का सा मुस्कान, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। मैंने जोर से ब्रेक लगाया। बस झटके से रुकी। पैसेंजर्स चिल्लाने लगे। मिरर में देखा, सीट फिर खाली। समीर ने कहा, सर आप ठीक हो? आप ब्रेक क्यों लगा रहे हो? मैं समझ गया था कि शायद वो सिर्फ मुझे दिख रही है, जैसे वो स्पेसिफिकली मेरे साथ ही कुछ करना चाहती हो। मैंने बिना कुछ कहे बस फिर से स्टार्ट की। सतारा के पास पहुंचते वक्त एक और अजीब बात हुई। हाईवे के साइड पर एक पुराना एक्सीडेंट का बोर्ड लगा था, जहां लिखा था कि कुछ साल पहले यहां एक कार और बस की टक्कर में एक लड़की की मौत हुई थी। डेट देखकर मेरा खून जम गया। 12 अक्टूबर 2014, बिल्कुल वही दिन, बस 5 साल पहले।
उस रात जब मैं डेपो पहुंचकर अपनी बस पार्क कर रहा था, इंजन बंद करने से पहले मुझे लगा जैसे पीछे से कोई धीरे से उतर रहा है। मैंने साइड मिरर में देखा, एक पल के लिए सफेद दुपट्टा हवा में हिलता हुआ दिखा, फिर अंधेरा। घर जाकर उस रात मुझे नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करता वो काली आंखें सामने आ जाती। सुबह मैंने डिसाइड किया कि मैं उस जगह के बारे में पूरा सच जानकर रहूंगा। कौन थी वो? क्या सच में उसका एक्सीडेंट हुआ था? और क्यों वो मेरी बस में ही आती है? मुझे तब तक पता नहीं था कि जो सच मैं ढूंढने जा रहा हूं वो मुझे और गहरे अंधेरे में ले जाएगा। और तीसरी रात सबसे ज्यादा खौफनाक होने वाली थी। अगली सुबह नींद तो आई ही नहीं थी। दिमाग में बस वही चेहरा घूम रहा था। मैं सीधा ड्यूटी खत्म करने के बाद डेपो के एक पुराने ड्राइवर पाटिल सर के पास गया। वो 25 साल से ज्यादा से नेशनल हाईवे 48 पर बस चला चुके थे। मैंने उनसे सीधा पूछा, सर, शिरवाल के पास जो एक्सीडेंट हुआ था 2014 में, उसके बारे में आपको कुछ याद है? उन्होंने पहले तो मुझे घूर कर देखा, फिर धीरे से बोले, रवि, क्यों पूछ रहा है? मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने उन्हें सब बता दिया। सफेद कपड़ों वाली औरत, मिरर में दिखना, ब्रेक लगवाना, ठंडी हवा। पाटिल सर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, वो जगह ठीक नहीं है। 12 अक्टूबर 2014 को एक प्राइवेट कार का एक्सीडेंट हुआ था। लड़की का नाम था निशा। पुणे से सतारा जा रही थी। शादी फिक्स हुई थी उसकी। रात को बारिश में कार स्किड हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। ऑन द स्पॉट डेथ। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने धीरे से पूछा, सफेद सूट पहना था? पाटिल सर ने सीधा जवाब नहीं दिया। सिर्फ इतना बोले, लोग बोलते हैं जब उसकी बॉडी मिली थी तब वो सफेद सलवार सूट में थी। उस दिन के बाद मेरा डर क्यूरियोसिटी में बदल गया। मैंने डिसाइड किया कि मैं उस जगह दिन के टाइम जाऊंगा। 2 दिन बाद मेरी डे शिफ्ट थी, तो ड्यूटी के बाद मैं अपनी बाइक लेकर शिरवाल के पास उस एग्जैक्ट स्पॉट पर गया। दिन के उजाले में सब नॉर्मल लग रहा था। रोड पर ट्रैफिक चल रहा था। साइड में एक छोटा सा मंदिर था जहां ड्राइवर्स अगरबत्ती जलाते हैं। मैं बाइक साइड में लगाकर डिवाइडर के पास खड़ा हो गया। वही जगह थी जहां मुझे हर बार वो साया दिखता था। मैंने आंखें बंद करके सोचा, शायद मैं ओवर थिंक कर रहा हूं। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी आया जो मंदिर का देखभाल करता था। उसने मुझे पूछा, बेटा, कुछ ढूंढ रहे हो? मैंने कैजुअली कहा, बस ऐसे ही। वो खुद ही बोलने लगा, यहां रात में मत रुकना। 5-6 साल पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। तब से कई ड्राइवर्स अजीब चीजें देखते हैं। मैं सुनकर सना रह गया। मतलब सिर्फ मैं ही नहीं था। मैंने पूछा, किसी और को भी? वो बोला, हाँ, कुछ ट्रक ड्राइवर्स ने बोला कि सफेद कपड़ों में कोई लिफ्ट मांगता है। कुछ लोगों ने बोला कि बस के पीछे बैठ जाता है। उस रात मेरी फिर से नाइट ड्यूटी लग गई। इस बार रूट था पुणे से कराड़ तक। सेम हाईवे, वही स्ट्रेच। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ी और स्टीयरिंग पकड़ी। 11:45 पर हम फिर शिरवाल के पास थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं मिरर में लगातार देखूंगा। जैसे ही बस उस स्पॉट के करीब आई, हेडलाइट्स के सामने हवा में जैसे धुआं सा जमा होने लगा। मैंने स्पीड कम की। धुआं धीरे धीरे इंसानी शेप लेने लगा। सफेद कपड़े, लंबे बाल। पैसेंजर्स को शायद कुछ नहीं दिखा क्योंकि सब चुप थे, पर मुझे क्लियरली दिखा कि वो रोड के साइड से चलकर बस के सामने आ रही है। मैंने ब्रेक लगाया, पर इस बार बस रुकने से पहले ही वो एक पल में गायब हो गई। मैंने सोचा खत्म हो गया, लेकिन 10 सेकंड बाद बस के अंदर से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई, जैसे कोई धीरे से मुस्कुरा रहा हो। मैंने मिरर में देखा, लास्ट सीट पर वो बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा गुस्से में था। आंखें बिल्कुल सीधा मुझे देख रही थीं। मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा, तुम क्या चाहती हो? ये लफ्ज मैंने सिर्फ अपने दिल में सोचा था, पर मुझे लगा जैसे उसने सुन लिया। उसके होंठ हिलते हुए लगे, पर आवाज नहीं आई। फिर अचानक उसका चेहरा खून से भरा हुआ दिखने लगा, जैसे एक्सीडेंट का सीन हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। बस थोड़ा जिगजैग हुई। एक पैसेंजर चिल्लाया, ड्राइवर साहब, ध्यान से। मैंने अपने आप को संभाला। फिर एक पल में वो फिर नॉर्मल सफेद चेहरे में बदल गई और धीरे से हवा में घुल गई। उस रात जब मैं डेपो वापस आया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सच जानकर ही रहूंगा। क्या वो सिर्फ दिखकर चली जाती है या किसी दिन कुछ और करेगी? क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि वो सिर्फ मुझे देख नहीं रही, वो मेरा इंतजार कर रही है। और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगला एनकाउंटर मेरी जिंदगी और मेरी बस के सब पैसेंजर्स के लिए सबसे खतरनाक होने वाला था। तीसरी रात के बाद मैं मेंटली टूटने लगा था, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। डिपो मैनेजर को कुछ बताता तो वो या तो मजाक समझता या मुझे रेस्ट पर भेज देता। मैं खुद भी श्योर नहीं था कि जो मैं देख रहा हूं वो हकीकत है या मेरी आंखों का धोखा। फिर भी जब चौथी बार मेरी नाइट शिफ्ट लगी, मैं अंदर से बिल्कुल तैयार नहीं था। उस रात रूट फिर वही था, पुणे से निकलकर सतारा तक, और बीच का सबसे डरावना स्ट्रेच नेशनल हाईवे 48 पर। रात के 10:45 पर बस निकली।
इस बार कंडक्टर शिंदे ही था। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। पहले वो हंसा, फिर जब उसने मेरी आंखों का डर देखा तो चुप हो गया। 11:30 तक सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही हम शिरवाल के पास आए, बिना किसी वजह के बस का हॉर्न एक बार खुद से बज गया। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ कस लिया। हॉर्न का बटन मैंने नहीं दबाया था। शिंदे ने तुरंत मुझे देखा। रवि, तूने बजाया? मैंने सर हिला दिया। नहीं। हाईवे पर ट्रैफिक कम था, दूर दूर तक अंधेरा। हेडलाइट्स की रोशनी में रोड चमक रहा था। तभी मुझे लगा जैसे रोड के साइड पर कोई चल रहा हो, सफेद कपड़े। धीरे धीरे वो रोशनी के करीब आने लगा। इस बार मैंने ब्रेक नहीं लगाया। मैंने डिसाइड किया कि जो होगा देखा जाएगा। बस सीधा उसकी तरफ बढ़ी। जब बस उस जगह से गुजरी जहां वो चल रही थी, मुझे स्टीयरिंग अचानक भारी लगने लगा, जैसे किसी ने पीछे से जोर लगाकर बस को रोकने की कोशिश की हो। इंजन की आवाज बदल गई, आरपीएम नीचे गिरने लगा। पैसेंजर्स को भी फील हुआ कि बस स्लो हो रही है। मिरर में देखा, लास्ट सीट पर वो बैठी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पास एक छोटी सी लड़की जैसी परछाई खड़ी थी। लड़की का चेहरा क्लियर नहीं था, पर उसकी आंखें सीधा मुझे देख रही थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। शिंदे ने धीरे से कहा, रवि, पीछे देख। उसकी आवाज कांपते हुए आ रही थी, मतलब अब सिर्फ मैं ही नहीं देख रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस स्टीयरिंग पकड़े रखा। तभी एक अजीब चीज हुई। बस के अंदर का टेम्परेचर इतना ठंडा हो गया जैसे दिसंबर की रात हो। लोग शॉल निकालने लगे। एक पैसेंजर बोला, एसी बंद करो, लेकिन एसी पहले ही ऑफ था। मैंने हिम्मत करके मिरर से नजर नहीं हटाई। वो सफेद कपड़ों वाली औरत धीरे से खड़ी हुई। उसका चेहरा फिर से खून से भरा हुआ दिखने लगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे मेरी तरफ इशारा कर रही हो। फिर उसकी आवाज इस बार क्लियरली सुनाई दी, रोक दो। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, मैंने जोर से एक्सेलरेटर दबाया। बस झटके से आगे बढ़ी। उस पल मिरर बिल्कुल काला हो गया, जैसे किसी ने उस पर काली चादर डाल दी हो। मैं सिर्फ रोड देख पा रहा था, पीछे कुछ नहीं। अचानक बस के सामने एक ट्रक आया जो बिना इंडिकेटर के लेन चेंज कर रहा था। अगर मैं ब्रेक ना लगाता तो सीधा टक्कर हो जाती। मैंने जोर से ब्रेक दबाया। बस जिगजैग हुई, पैसेंजर्स चीखने लगे। किसी तरह कंट्रोल करके मैंने बस साइड में रोकी। सब लोग शॉक में थे। शिंदे ने पीछे जाकर सबको शांत किया। कोई इंजर्ड नहीं था, बस सब डरे हुए थे। मैं स्टीयरिंग पर झुककर गहरी सांस लेने लगा। तभी मुझे अपने कंधे पर फिर वही ठंडा हाथ महसूस हुआ। इस बार मैं धीरे से मुड़कर देखा। ड्राइवर कैबिन के बिल्कुल पीछे एक पल के लिए वो खड़ी थी, बिल्कुल पास। उसका चेहरा इतना करीब था कि मैं उसकी आंखों का अंधेरा देख सकता था। और उसने धीरे से कहा, तुम्हें समझना होगा। फिर वो गायब, जैसे हवा में घुल गई हो। उस रात के बाद मुझे एक बात समझ आ गई। वो मुझे सिर्फ डरा नहीं रही थी, वो कुछ बताना चाहती थी। शायद एक्सीडेंट के बारे में या किसी गलती के बारे में, लेकिन क्या? डिपो पहुंचकर मैंने डिसाइड किया कि मैं उस एक्सीडेंट की पूरी फाइल निकलवाऊंगा, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरे डर की नहीं थी। अगर वो मुझे स्टीयरिंग छोड़ने पर मजबूर करती रही तो किसी दिन सच में बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। और मुझे अंदाजा नहीं था कि एक्सीडेंट की फाइल में जो नाम लिखा होगा वो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ निकलेगा। अगली सुबह मैं सीधा डिपो ऑफिस गया। रात की वो आवाज, तुम्हें समझना होगा, मेरे कान में अब तक गूंज रही थी। मैंने मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि मुझे 12 अक्टूबर 2014 वाले एक्सीडेंट की रिपोर्ट देखनी है। पहले तो उसने मना किया, पर जब मैंने कहा कि सेफ्टी कंसर्न है, तब उसने पुरानी फाइल्स निकालने की परमिशन दे दी। फाइल खोलते ही मेरे हाथ कांप गए। एक्सीडेंट लोकेशन, शिरवाल के पास, नेशनल हाईवे 48। टाइम, रात 11:52। विक्टिम, निशा देशमुख, एज 23, रेजिडेंट ऑफ पुणे। कार नंबर, FIR डिटेल्स सब लिखा था। लेकिन नीचे एक और चीज थी जो मेरे दिल को रोक देने के लिए काफी थी। विटनेस स्टेटमेंट, महाराष्ट्र स्टेट रोडवेज बस ड्राइवर रवि एस। मेरी सांसें रुक गईं। मैं ही विटनेस था। मैंने याद करने की कोशिश की। 2014 में मैं नाइट ड्यूटी करता था। बहुत एक्सीडेंट्स देखे थे, शायद वो भी उनमें से एक था। लेकिन मुझे याद क्यों नहीं? फाइल में लिखा था कि उस रात तेज बारिश हो रही थी। एक व्हाइट कार स्किड होकर डिवाइडर से टकरा गई। मैं अपनी बस लेकर उसके पीछे आ रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक मैंने बस रोकी, पुलिस को कॉल किया और एम्बुलेंस आने तक वहीं था। लेकिन जब मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला, मुझे उस रात का एक भी क्लियर सीन याद नहीं आया, जैसे किसी ने मेरी यादों का वो हिस्सा मिटा दिया हो। उस दिन रात को फिर मेरी ड्यूटी लग गई। शायद किस्मत मुझे सच का सामना करवाना चाहती थी। बस फिर से पुणे से निकली और धीरे धीरे हाईवे पर बढ़ने लगी। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, क्या मैं उसकी मदद कर सकता था? क्या मैं लेट हो गया था? 11:45 पर हम एक्सीडेंट वाले स्पॉट के करीब थे। मैंने स्पीड कम कर दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी हेडलाइट्स के सामने एक पल के लिए बारिश जैसी हल्की बूंदें चमकी, जबकि आसमान बिल्कुल साफ था। फिर रोड पर मुझे एक टूटी हुई कार का इल्यूजन दिखा, बस एक सेकंड के लिए। बस के अंदर फिर ठंडी हवा फैल गई। मिरर में देखा, वो लास्ट सीट पर नहीं थी। इस बार वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी, कैबिन के ग्लास के दूसरी तरफ।
उसका चेहरा उदास था, गुस्से से ज्यादा दर्द भरा हुआ। इस बार मैंने धीरे से कहा, मैंने क्या गलती की? उसने अपना हाथ उठाया और सामने रोड की तरफ इशारा किया। अचानक मुझे एक फ्लैश दिखाई दिया। 2014 की रात, तेज बारिश, एक व्हाइट कार फिसलकर डिवाइडर से टकरा रही है। मैं बस लेकर उसके पीछे आ रहा हूं। मैं ब्रेक लगाता हूं पर थोड़ा लेट। बस का एक कॉर्नर कार को हल्का सा हिट करता है। इम्पैक्ट छोटा था, पर कार ऑलरेडी अनस्टेबल थी। उस हिट के बाद कार का डोर जैम हो जाता है। फ्लैश खत्म। मैं प्रेजेंट में वापस। मेरे हाथ से स्टीयरिंग लगभग छूट गया। मतलब मेरी बस ने उस कार को टच किया था। रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं था। शायद इम्पैक्ट इतना माइनर था कि किसी ने नोटिस नहीं किया, शायद पुलिस ने भी नहीं। लेकिन अगर उस हिट की वजह से डोर जैम हुआ हो और लड़की बाहर न निकल पाई हो। मेरे आंखों में पानी आ गया। मुझे याद क्यों नहीं, मैंने धीरे से कहा। वो धीरे से झुकी, जैसे मेरे कान के पास आकर कुछ कहना चाहती हो। इस बार आवाज क्लियर थी, सच याद करो। अचानक बस के सामने एक बाइक वाला गलत साइड से आ गया। मैंने तुरंत स्टीयरिंग मोड़कर बस कंट्रोल की। अगर मैं एक सेकंड भी डिस्ट्रैक्टेड रहता तो बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। पैसेंजर्स चीखने लगे। किसी तरह बस सीधी की। जब मैंने मिरर में देखा वो गायब थी। डिपो पहुंचते ही मैं सीधा वॉशरूम गया और अपने चेहरे पर पानी मारा। मुझे समझ आ रहा था कि वो मुझे डरा नहीं रही, बल्कि मुझे मेरी ही भूली हुई गलती याद दिला रही है। शायद मेरी बस के छोटे से टच ने उसकी मौत का चांस बढ़ा दिया हो। शायद मैं उस रात थोड़ा और तेज रिएक्ट करता तो वो बच जाती। अब मुझे सिर्फ एक डर था, अगर वो इंसाफ चाहती है तो क्या वो मुझे उसी जगह ले जाएगी? और अगले ही हफ्ते जो हुआ उसने मेरे इस डर को और गहरा कर दिया। एक्सीडेंट फाइल देखने और वो फ्लैश देखने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। स्टीयरिंग पकड़ते ही मुझे लगता जैसे कोई मेरे हाथ को ऑब्जर्व कर रहा हो। मैं हर ब्रेक, हर गियर शिफ्ट को 2 बार सोच कर करता, लेकिन अंदर ही अंदर एक गिल्ट बैठ गया था। अगर मेरी बस ने उस रात उस कार को हल्का सा हिट किया था तो क्या मैं भी जिम्मेदार था? एक हफ्ते बाद मुझे फिर से लेट नाइट ड्यूटी मिली। रूट था पुणे से खरड़ और बीच का वही स्ट्रेच नेशनल हाईवे 48। इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर बस रोकूंगा, चाहे पैसेंजर्स कुछ भी कहें। रात के 11:50 बज रहे थे जब मैं शिरवाल के करीब पहुंचा। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर से ज्यादा एक अजीब सी हिम्मत थी। मैंने धीरे से बस साइड में लगा दी। पैसेंजर्स ने पूछा क्या हुआ, मैंने झूठ बोला, इंजन चेक। मैं और कंडक्टर नीचे उतर गए। हाईवे पर रात का सन्नाटा था। दूर कहीं एक ट्रक की हल्की सी आवाज आ रही थी। मैं डिवाइडर के पास उस एग्जैक्ट जगह पर खड़ा हो गया जहां एक्सीडेंट हुआ था। अंधेरा गहरा था, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। तभी हवा एकदम ठंडी हो गई। मैंने महसूस किया जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं धीरे से मुड़ा। वो थी, सफेद कपड़े, बाल हल्की हवा में हिलते हुए। इस बार उसका चेहरा खून से भरा नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन उदास। मैं बोल पड़ा, मुझे माफ कर दो अगर मेरी वजह से। वो धीरे से सर हिलाने लगी, जैसे कह रही हो बात इतनी सिंपल नहीं। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और डिवाइडर की नीचे की तरफ इशारा किया। मैं झुककर देखने लगा। डिवाइडर के नीचे एक छोटा सा टूटा हुआ रिफ्लेक्टर पड़ा था, पुराना और मिट्टी से भरा। मुझे अचानक याद आया 2014 की रात जब बस ने हल्का सा टच किया था तो साइड का रिफ्लेक्टर टूटकर गिर गया था। मैंने सोचा था छोटी सी बात है। फ्लैश वापस आया। बारिश, पैनिक, लोगों का शोर। मैंने बस से उतरकर कार देखी थी। स्टीयरिंग पर झुकी हुई थी, बेहोश, या शायद उस वक्त तक। मैं डर गया था। मैंने पुलिस को कॉल किया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि बस ने हल्का सा हिट किया था। मुझे लगा अगर बता दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। फ्लैश खत्म। मैं प्रेजेंट में वापस आया। मेरे घुटने कमजोर हो गए। मैंने सच छुपाया। मैंने धीरे से कहा। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई, इतनी करीब कि मुझे उसकी आंखों में अपना डर दिखा। लेकिन उन आंखों में न गुस्सा था न बदला, सिर्फ एक सवाल, क्यों? तभी पीछे से कंडक्टर की आवाज आई, रवि सर जल्दी आइए, पैसेंजर्स पूछ रहे हैं। मैं पलट कर देखा, फिर वापस उस जगह देखा। वो गायब थी। मैं बस में वापस बैठा। स्टीयरिंग पकड़ते ही मुझे लगा जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। जैसे वो चाहती हो कि मैं सिर्फ याद न करूं, बल्कि कुछ करूं भी। अगले दिन मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया जहां उस एक्सीडेंट की एफआईआर रजिस्टर हुई थी। मैंने ऑफिसर से कहा कि मुझे एक पुराने केस में स्टेटमेंट अपडेट करना है। ऑफिसर ने हैरानी से देखा, इतने साल बाद? मैंने सिर्फ इतना कहा, हाँ, मुझे सच बताना है। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे कंधे से एक बड़ा बोझ उतर रहा हो।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात जब मैं घर लौट रहा था, मुझे रियर व्यू मिरर में फिर से वो सफ़ेद दुपट्टा नजर आया, लेकिन इस बार उसके होठों पर हल्का सा शुक्रिया जैसा मुस्कान था। फिर भी मेरे दिल के एक कोने में डर अब भी जिंदा था। क्या सच बोल देने से सब ठीक हो जाएगा, या अब कुछ और सामने आने वाला है? पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देने के बाद मुझे लगा था शायद सब खत्म हो जाएगा। मैंने ऑफिसर को क्लियरली बता दिया कि 12 अक्टूबर 2014 की रात मेरी बस का साइड रिफ्लेक्टर कार से हल्का सा टच हुआ था। मैंने ये भी माना कि डर के मारे मैंने उस वक्त ये डिटेल रिपोर्ट में मेंशन नहीं की। ऑफिसर ने पुरानी फाइल निकाली, नोट्स ऐड किए और कहा कि इतने सालों बाद लीगल एक्शन मुश्किल है, क्योंकि प्राइमरी कॉज ओवर स्पीड और बारिश ही था। लेकिन मेरे लिए कानूनी बात से ज्यादा जरूरी था अपना बोझ हल्का करना। उस रात मैं घर आया तो काफी दिन बाद चैन की नींद आई। मुझे लगा वो सफेद कपड़ों वाली रूह शायद अब शांत हो जाएगी, लेकिन कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 3 दिन बाद मेरी फिर से नाइट शिफ्ट लग गई। रूट फिर वही, पुणे से निकलकर सतारा, बीच में नेशनल हाईवे 48। इस बार मैं पहले जैसा डरा हुआ नहीं था। दिल में एक अजीब सी शांति थी। 11:40 पर बस शिरवाल के करीब पहुंची। मैंने स्पीड नॉर्मल रखी, अंधेरा यूजुअल था, हवा हल्की सी चल रही थी। इस बार न ठंडी लहर, न हॉर्न खुद से बजना, न लाइट्स ब्लिंक होना, सब बिल्कुल नॉर्मल। मैंने सोचा शायद वो चली गई, लेकिन जैसे ही बस एक्सीडेंट वाले एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंची, हेडलाइट्स के सामने मुझे एक पल के लिए वो खड़ी दिखाई दी। सफेद सूट, बाल शांत, चेहरा बिल्कुल साफ। इस बार ना खून ना गुस्सा, सिर्फ एक हल्का सा मुस्कान। मैं ब्रेक लगाने वाला था, पर उसने हाथ उठाकर जैसे मना किया, रुकना मत। मैंने स्टीयरिंग सीधा रखा और बस आगे बढ़ गई। जैसे ही बस उस जगह से गुजरी, मुझे एक हल्की सी गर्म हवा महसूस हुई। पहली बार ठंडी नहीं, बल्कि नॉर्मल इंसानी एहसास जैसी। मिरर में देखा, लास्ट सीट खाली थी, कैबिन में कोई परछाई नहीं। दिल ने कहा सब ठीक हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 10 मिनट बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़ चुके थे, अचानक रोड के बीच एक ट्रक बिना इंडिकेटर के खड़ा मिला। अगर मैं यूजुअल स्पीड पर होता तो सीधा टक्कर हो जाती। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और बस कंट्रोल में रोक दी। पैसेंजर्स हिल गए, पर सब सेफ थे। मुझे उस पल एक बात समझ आई। शायद वो मुझे सिर्फ अपना सच याद दिलाने नहीं आई थी, शायद वो मुझे बचा भी रही थी। अगर मैं पिछले एनकाउंटर्स की वजह से अलर्ट ना होता, अगर मैं स्पीड कम ना रखता, तो आज एक और एक्सीडेंट हो सकता था। डेपो पहुंचकर मैंने बस पार्क की, इंजन बंद किया। कैबिन में 5 सेकंड तक पूरा सन्नाटा था। फिर मुझे लगा जैसे किसी ने धीरे से धन्यवाद कहा हो। आवाज बहुत हल्की थी, पर क्लियर। मैं धीरे से मुड़ा, कोई नहीं था। उस रात के बाद कई महीने बीत गए। मैं वही हाईवे चलाता रहा, लेकिन दोबारा कभी वो सफेद साया नजर नहीं आया। कभी कभी एक्सीडेंट वाले स्पॉट से गुजरते वक्त मैं धीरे से मन ही मन बोल देता हूं, शांति मिले तुम्हें। आज भी जब मैं स्टीयरिंग पकड़ता हूं तो मुझे वो रातें याद आती हैं, गिल्ट, डर और फिर सच का सामना। शायद अगर मैं उस वक्त सच नहीं मानता तो कहानी का अंजाम कुछ और होता। मैं नहीं जानता जो मैंने देखा वो रूह थी, मेरी इमेजिनेशन थी या गिल्ट का साया। लेकिन एक बात पक्की है कि उस पुणे हाईवे पर जो हुआ, उसने मुझे सिर्फ एक बेहतर ड्राइवर नहीं, बल्कि एक ईमानदार इंसान बना दिया। और जब भी कोई नया ड्राइवर मुझसे पूछता है कि शिरवाल वाला स्ट्रेच क्यों मशहूर है, मैं बस इतना कहता हूं कि हाईवे सिर्फ रोड नहीं होता, कभी कभी वो यादें भी संभाल के रखता है। मैंने सोचा था सब खत्म हो चुका है। कई महीने बीत गए थे और मैंने दोबारा कभी उस सफेद कपड़ों वाली को नहीं देखा। मैं फिर से नॉर्मल हो गया था। स्टीयरिंग पकड़ते वक्त हाथ नहीं कांपते थे। लेकिन जिंदगी कब सीधी चलती है। दिसंबर की एक ठंडी रात थी। मेरा रूट फिर से पुणे से सतारा तक था। हाईवे पर ट्रैफिक यूजुअल से कम था। रात के 11:35 हो रहे थे जब हम नेशनल हाईवे 48 के उसी स्ट्रेच पर पहुंच रहे थे। मैं बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे ही बस चिरवाल के करीब आई, मुझे अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। इस बार ठंडी हवा नहीं थी, बल्कि दिल में घबराहट थी, जैसे कोई खतरा आसपास हो। मैंने स्पीड धीरे से कम कर दी। हेडलाइट्स के सामने रोड क्लियर था, लेकिन अचानक मुझे एक छोटी सी लड़की रोड के साइड पर खड़ी दिखाई दी। 8-9 साल की होगी, सफेद फ्रॉक, बाल खुले। वो सीधा बस की तरफ देख रही थी। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। इस बार वो निशा नहीं थी, ये कोई और थी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और बस साइड में रोकी। पैसेंजर्स ने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा रोड पर बच्ची खड़ी है,
लेकिन जब सब लोग खिड़की से देखने लगे, वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। मैंने आंखें झपकाईं, फिर से देखा, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने मिरर में देखा, लास्ट सीट पर वो छोटी लड़की बैठी थी और उसके पास निशा खड़ी थी। इस बार निशा का चेहरा बिल्कुल शांत था। मेरा गला सूख गया। अब क्या? मैंने धीरे से कहा। निशा ने लड़की के सिर पर हाथ रखा और रोड की तरफ इशारा किया। मैंने तुरंत सामने देखा। लगभग 200 मीटर आगे एक ट्रक का टायर फटा हुआ था और वो हाफ लेन में टेढ़ा खड़ा था। अगर मैं नॉर्मल स्पीड पर होता तो डायरेक्ट टक्कर होती। मैंने तुरंत हैजर्ड लाइट्स ऑन की और धीरे धीरे बस को कंट्रोल में रखा। पैसेंजर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सब सेफ थे। हम ट्रक के पास से निकल गए। जब मैंने मिरर में दोबारा देखा, लास्ट सीट खाली थी। उस पल मुझे समझ आ गया, शायद वो सिर्फ अपनी कहानी पूरी करने नहीं आई थी। शायद वो हाईवे पर होने वाले और एक्सीडेंट्स को रोकना चाहती थी। शायद उसकी रूह को चैन तब मिलेगा जब कोई और उस जगह पर ना मरे। डिपो पहुंचकर मैंने रात भर सोचा, अगर वो मुझे वार्निंग्स दे रही है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। अगले दिन मैंने डिपो मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि उस एक्सीडेंट वाले स्ट्रेच पर एक्स्ट्रा रिफ्लेक्टर बोर्ड्स लगवाए जाएं। मैंने ड्राइवर्स के ग्रुप में भी मैसेज किया कि शिरवाल के पास स्पीड कम रखें। कुछ हफ्तों बाद हाईवे अथॉरिटी ने वहां एडिशनल रिफ्लेक्टर्स और वार्निंग साइन लगा दिए। शायद मेरी रिपोर्ट का भी थोड़ा असर हुआ। उस रात के बाद मैंने निशा या उस लड़की को फिर कभी नहीं देखा। लेकिन जब भी मैं उस स्ट्रेच से गुजरता हूं, मुझे एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे कोई दूर से देखकर मुस्कुराता हो। मैं आज भी नहीं जानता कि वो रूह थी या मेरा गिल्ट या मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो मुझे अलर्ट रखता था। लेकिन एक बात सच है, अगर उस रात मैं स्पीड कम न करता तो आज शायद मैं ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। हाईवे पर चलती बस के पीछे सिर्फ पैसेंजर्स नहीं होते, कभी कभी उन यादों का बोझ भी होता है जो अंधेरे में साथ चलती रहती हैं। शिरवाल वाले स्ट्रेच पर रिफ्लेक्टर्स लगने के बाद काफ़ी महीने सब ठीक रहा। मैं हर रात अलर्ट रहता, स्पीड कंट्रोल में रखता और पैसेंजर्स को सेफ उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता। धीरे धीरे लोगों को भी लगने लगा कि मैं अननेसेसरली स्लो चलाता हूं, पर मुझे परवाह नहीं था। मैं जानता था अंधेरा कभी भी धोखा दे सकता है। 1 साल बीत गया, फिर 12 अक्टूबर आ गया। डेट देखते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सी लहर दौड़ गई। वही दिन, 2014 वाला एक्सीडेंट। इस बार भी मेरी नाइट ड्यूटी लग गई थी, पुणे से सतारा। मैंने सोचा शायद ये सिर्फ इत्तेफाक है। रात 11:45 पर मैं नेशनल हाईवे 48 के उसी जगह के करीब पहुंच रहा था। आसमान पर हल्का सा बादल था और हवा थोड़ी तेज चल रही थी। बस में आधे से ज्यादा लोग सो चुके थे। कैबिन में सिर्फ इंजन की हल्की सी घरघराहट थी। जैसे ही एक्सीडेंट स्पॉट 200 मीटर दूर था, अचानक बारिश शुरू हो गई, बिल्कुल वैसी ही जैसे फ्लैश में देखी थी। तेज पतली बूंदें जो हेडलाइट्स में चमक रही थीं। मैंने वाइपर्स ऑन किए, दिल जोर से धड़क रहा था। हेडलाइट्स के सामने मुझे एक सेकंड के लिए वो पुरानी वाइट कार का शैडो दिखाई दिया। मैंने ब्रेक रेडी रखा, लेकिन इस बार मैंने बस रोकी नहीं। मैंने धीरे से कहा, मैं यहां हूं। मिरर में देखा, लास्ट सीट पर निशा बैठी थी। सफेद सूट, बाल गीले जैसे बारिश में भीगे हों, लेकिन चेहरा शांत। इस बार उसके पास वो छोटी लड़की नहीं थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाकर जैसे मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने हैजर्ड लाइट्स ऑन की और बस को साइड में लगा दिया। पैसेंजर्स में हल्की सी हलचल हुई, पर मैंने अनाउंस कर दिया, 5 मिनट का टेक्निकल स्टॉप। मैं बस से उतरकर उस जगह गया। बारिश अब सिर्फ मुझे महसूस हो रही थी। आसपास रोड ड्राई था। ये सब मेरे और उसके बीच हो रहा था। वो मेरे सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में न गुस्सा न दर्द, सिर्फ एक हल्का सा सुकून। मैंने धीरे से कहा, मैंने सच बोल दिया, रिफ्लेक्टर्स लग गए, ड्राइवर्स को वार्न कर दिया, अब क्या? उसने सिर्फ इतना कहा, याद रखना। फिर उसने रोड की तरफ इशारा किया। मुझे एक और फ्लैश दिखाई दिया, लेकिन इस बार एक्सीडेंट का नहीं। मैंने खुद को देखा, फ्यूचर में किसी नए ड्राइवर को समझाते हुए, स्पीड कम रखने को कहते हुए। मैंने अपने आप को हाईवे सेफ्टी मीटिंग में बोलते हुए देखा, जैसे मेरी जिम्मेदारी अब सिर्फ बस चलाने की नहीं, बल्कि दूसरों को बचाने की भी हो। फ्लैश खत्म, बारिश रुक गई, रोड फिर से नॉर्मल। वो धीरे धीरे धुंध की तरह हल्की पड़ने लगी, जैसे हवा में घुल रही हो। जाने से पहले उसने एक पल के लिए मुस्कुराया। इस बार वो मुस्कान सच में इंसानी थी। मैं बस में वापस आया, मिरर में देखा, लास्ट सीट खाली, दिल बिल्कुल शांत। उस रात के बाद कभी कोई साया नहीं दिखा, न ठंडी हवा, न हॉर्न खुद से बजना, न लाइट्स ब्लिंक होना, बस एक गहरा सा सुकून।
अब जब भी 12 अक्टूबर आता है, मैं उस स्ट्रेच पर 2 मिनट रुककर हैज़र्ड लाइट्स ऑन करता हूँ, मन ही मन दुआ करता हूँ। हाईवे पर हर एक्सीडेंट सिर्फ एक न्यूज़ नहीं होता, वो किसी की कहानी होती है, किसी का सपना होता है। शायद कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं और जब तक कोई उन्हें याद न रखे, वो अंधेरे में भटकती रहती हैं। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन उस रात के बाद डर की जगह जिम्मेदारी ने ले ली। 12 अक्टूबर के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, लेकिन मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। अब स्टीयरिंग पकड़ते वक्त मुझे सिर्फ रोड नहीं दिखता था, मुझे हर टर्न के पीछे छुपा रिस्क दिखता था। मैं हर नए ड्राइवर को समझाता, हाईवे मजाक नहीं है। कुछ हंसते, कुछ सीरियस हो जाते, लेकिन मैं अपने बात कहकर ही छोड़ता। 2 महीने बाद एक और रात मेरी यादों में हमेशा के लिए लिख गई। रूट फिर वही था, पुणे से सतारा, बीच में नेशनल हाईवे 48। सर्दियों की रात थी, हल्की धुंध रोड पर बैठी हुई थी। रात 11:30 बजे जब हम शिरवाल के पास पहुंच रहे थे, मुझे एक अजीब सी फैमिलियरिटी महसूस हुई। डर नहीं, लेकिन एक हल्का सा प्रेशर, जैसे कोई टेस्ट होने वाला हो। धुंध थोड़ी घनी हो गई, विजिबिलिटी कम हो रही थी। मैंने स्पीड 50 के नीचे कर दी। पैसेंजर्स में से कुछ लोग कंप्लेन करने लगे कि लेट हो जाएगा, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अचानक सामने रोड पर एक टेम्पो बिना टेल लाइट के खड़ा दिखा। धुंध की वजह से वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर नजर आया। अगर मैं यूजुअल स्पीड पर होता तो डायरेक्ट टक्कर होती। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया, बस स्किड हुई लेकिन कंट्रोल में रही। पैसेंजर्स हिल गए, 1-2 लोग चीख पड़े, पर सब सेफ थे। उस पल मुझे एक हल्की सी गर्म हवा महसूस हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले एक बार हुई थी। मैंने मिरर में देखा, लास्ट सीट खाली थी, लेकिन मुझे लगा जैसे किसी ने धीरे से कंधे पर हाथ रखा हो। इस बार डर वाला नहीं, हिम्मत देने वाला। मैं समझ गया, चाहे वो रूह थी या मेरा कॉन्शियंस, उसने जो मुझे सीख दी थी वो मेरी आदत बन चुकी थी। अलर्ट रहना, स्पीड कंट्रोल करना, ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाना। टेम्पो वाले को साइड करने के बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। कंडक्टर ने धीरे से कहा, सर आप अगर स्पीड कम ना करते तो आज बुरा हो जाता। मैंने सिर्फ इतना कहा, हाईवे पर कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। उस रात जब मैं डिपो वापस आया, मैंने बस पार्क करने से पहले एक पल के लिए कैबिन की लाइट ऑफ करके अंधेरे में बैठ गया। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन बोला, जो भी था शुक्रिया। कोई आवाज नहीं आई, कोई साया नहीं दिखा, सिर्फ एक शांत सा अंधेरा। उस दिन के बाद मुझे समझ आ गया कि कहानी सिर्फ भूत की नहीं थी, कहानी जिम्मेदारी की थी। कभी कभी गिल्ट इंसान को तोड़ता नहीं, बना देता है। आज भी जब मैं नेशनल हाईवे 48 के उस स्ट्रेच से गुजरता हूं, मैं ऑटोमेटिकली स्पीड कम कर देता हूं। पैसेंजर्स को शायद पता भी नहीं होता कि यहाँ एक कहानी दफन है, और शायद यही सही है। हर कहानी को सबको बताना जरूरी नहीं होता। कुछ कहानियां सिर्फ ड्राइवर और हाईवे के बीच रहती हैं। लेकिन मेरी कहानी अभी भी बाकी है, क्योंकि एक रात ऐसी आई जब मुझे लगा सब खत्म हो चुका है, लेकिन हाईवे ने एक और इम्तिहान लिया। मैं समझ चुका था कि हाईवे पर हर रात एक नया टेस्ट होता है, लेकिन जो रात आई उसने फिर से मुझे अंदर तक हिला दिया। जनवरी की ठंडी रात थी, डेंस फॉग का अलर्ट मिला हुआ था, फिर भी ड्यूटी कैंसिल नहीं होती। रूट फिर वही, पुणे से सतारा, बीच में नेशनल हाईवे 48 का वही स्ट्रेच। रात 11:20 पर ही धुंध इतनी घनी हो गई कि 30-40 मीटर से आगे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था। मैंने स्पीड 40 पर ला दी। कुछ पैसेंजर्स इरिटेट हो रहे थे, पर मैंने इग्नोर किया। मेरे लिए हर इंसान की जान मेरी जिम्मेदारी थी। जैसे ही हम शिरवाल के पास पहुंचने लगे, मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई। इस बार डर नहीं था, लेकिन टेंशन थी, जैसे रोड खुद मुझे वार्न कर रहा हो। सडनली बस के हेडलाइट्स के बीच एक पल के लिए मुझे सफ़ेद सा शेप दिखा, बिल्कुल फेंट। मैंने तुरंत ब्रेक लाइटली प्रेस किया। धुंध में वो शेप 1 सेकंड में गायब हो गया। मिरर चेक किया, लास्ट सीट बिल्कुल खाली, कैबिन नॉर्मल, लेकिन दिल कह रहा था कि आगे कुछ गलत है। मैं और स्लो हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर। कंडक्टर ने पूछा, सर इतना स्लो क्यों? मैंने बस कहा, आगे कुछ हो सकता है। और फिर वो हुआ जो शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सीडेंट बन सकता था। धुंध के अंदर से अचानक एक प्राइवेट बस रॉन्ग साइड से ओवरटेक करते हुए हमारी लेन में आ गई। अगर मैं 60-70 पर होता तो हेड ऑन कोलिजन पक्का था। मैंने तुरंत स्टीयरिंग लेफ्ट की, ब्रेक कंट्रोल किया और बस को शोल्डर पर ले गया। टायर्स ने जोर से चीखने की आवाज़ की, पर बस कंट्रोल में रही। 2 सेकंड के लिए लगा सब खत्म, लेकिन हम बच गए। पैसेंजर्स शॉक में थे। एक आदमी रो पड़ा, कंडक्टर का चेहरा सफ़ेद हो गया था। मैं स्टीयरिंग पकड़े हुए कुछ सेकंड तक हिल भी नहीं पाया। उस पल मुझे फिर से वो हल्का सा कंधे पर स्पर्श महसूस हुआ,
मैंने धीरे से मिरर देखा, कुछ नहीं, लेकिन मुझे यकीन था कि अगर मैं अलर्ट ना होता, अगर मैं उस फेंट सफ़ेद शेप को इग्नोर करता, तो आज 40-50 लोगों की जान जा सकती थी। मैं समझ गया कि चाहे वो रूह हो या मेरा सबकॉन्शियस, वो मुझे हमेशा 1 सेकंड पहले वॉर्न करती थी। बस को स्टेबल करने के बाद मैंने पैसेंजर्स को काम किया, सब सेफ थे। मैंने अंदर ही अंदर एक गहरी सांस ली। जब हम एक्सीडेंट वाले स्पॉट से आगे निकल गए, धुंध धीरे धीरे कम होने लगी, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। डिपो पहुंचने के बाद मैं काफ़ी देर तक बस में अकेला बैठा रहा। मैंने पहली बार खुलकर कहा, अगर तुम हो तो शुक्रिया। इस बार मुझे आवाज़ नहीं आई, लेकिन दिल में एक अजीब सी गर्म सी शांति उतर गई। अब मुझे डर नहीं लगता था। मैं समझ चुका था कि हाईवे सिर्फ मेटल और एस्फॉल्ट नहीं होता, उस पर चलने वाली हर कहानी, हर एक्सीडेंट, हर याद उसमें बस जाती है। और शायद कुछ रूहें तब तक भटकती रहती हैं जब तक कोई उनकी गलती से सीख ना ले। लेकिन कहानी का एक आखिरी मोड़ अभी भी बाकी था, एक ऐसा मोड़ जब मुझे लगा कि शायद इस बार मैं नहीं बचूंगा। फरवरी की एक रात थी। मौसम थोड़ा अजीब था, न पूरी ठंड न गर्मी, हवा भारी सी लग रही थी। उस दिन डेपो में ड्राइवर्स की कमी थी, इसलिए मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ी। थकान ऑलरेडी ज्यादा थी, लेकिन ड्यूटी मना करना ऑप्शन नहीं होता। रूट फिर वही, पुणे से सतारा और बीच का वही हिस्सा नेशनल हाईवे 48। रात 12 के करीब हम शिरवाल के पास पहुंच रहे थे। इस बार हाईवे अजीब तरह से खाली था, न ट्रक न कार, सिर्फ मेरी बस और लंबी अंधेरी रोड। थकान की वजह से आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन मैं अलर्ट रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे स्टीयरिंग हल्का सा हिल गया हो। मैंने तुरंत कंट्रोल टाइट किया, फिर एक पल के लिए हेडलाइट्स डिम हुई और फिर नॉर्मल। दिल में एक पुराना सा एहसास वापस आया। मिरर में देखा, लास्ट सीट पर कोई नहीं, कैबिन नॉर्मल, लेकिन फिर मुझे साइड विंडो के बाहर एक रिफ्लेक्शन सा दिखा, जैसे कोई बस के साथ साथ चल रहा हो। मैं घबराया नहीं, मैंने धीरे से कहा, आज फिर टेस्ट है क्या? जैसे ही हम एक्सीडेंट वाले एग्जैक्ट पॉइंट पर आए, मुझे एक स्ट्रॉन्ग फ्लैश दिखाई दिया। 2014 की रात का नहीं, बल्कि आज का। मैंने खुद को देखा, स्टीयरिंग पर झुकता हुआ, आंख लगते ही बस थोड़ा सा लेफ्ट ड्रिफ्ट करती हुई डिवाइडर की तरफ। फ्लैश इतना रियल था कि मेरी नींद 1 सेकंड में गायब हो गई। मैंने तुरंत अपनी पोजीशन सीधी की, खिड़की खोली, ठंडी हवा अंदर आने दी। तभी रोड के साइड पर मुझे एक वाइट सा शैडो खड़ा दिखाई दिया। इस बार वो बिल्कुल क्लियर नहीं था, बस एक हल्का सा रोशनी जैसा शेप। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, बस स्पीड स्टेडी रखी। फिर अचानक बस के सामने डिवाइडर के पास एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ दिखा, शायद किसी ट्रक से गिरा होगा। अगर मैं थोड़ा भी लेफ्ट ड्रिफ्ट करता या फ्लैश को इग्नोर करता, तो टायर उस पत्थर पर चढ़ जाता और बस पलट सकती थी। मैंने स्मूथली स्टीयरिंग राइट की और बस को सेफ निकाल दिया। पैसेंजर्स को कुछ पता भी नहीं चला। जब बस उस स्पॉट से आगे बढ़ गई, मुझे फिर से वो गर्म सी शांति महसूस हुई। मिरर चेक किया, लास्ट सीट खाली। इस बार मुझे समझ आ गया था कि आज का टेस्ट सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं, मेरी थकान का था। शायद अगर वो फ्लैश न दिखाई देता तो मैं 1 सेकंड के लिए आंख बंद कर देता और सब खत्म। डेपो पहुंचकर मैं सीधा उतरकर रोड की तरफ देखता रहा। मैंने मन ही मन कहा, अब मैं समझ गया हूं, सिर्फ गिल्ट नहीं, जिम्मेदारी भी साथ चलती है। उस रात के बाद मैंने एक बड़ा डिसीजन लिया, डबल शिफ्ट कभी नहीं करूंगा, चाहे मैनेजर नाराज हो, लेकिन थके हुए ड्राइवर से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। मैंने मीटिंग में सबके सामने ये बात रखी। कुछ ड्राइवर्स ने सपोर्ट किया। शायद यही वो याद रखना था जो मुझे कहा गया था, सिर्फ उस एक्सीडेंट को नहीं, बल्कि हर रिस्क को याद रखना। लेकिन कहानी अब भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि आखिरी रात अभी बाकी थी। एक ऐसी रात जब मुझे लगा कि शायद अब सच में अलविदा कहने का वक्त आ गया है। मार्च का महीना था, मौसम बदलने लगा था। गर्मी की हल्की सी झलक रात में भी महसूस होने लगी थी। मैं अब पहले से ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो चुका था। प्रॉपर रेस्ट, नो डबल शिफ्ट, स्पीड कंट्रोल, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा एक हल्का सा एहसास रहता था कि कहानी का एक आखिरी पन्ना अभी लिखना बाकी है। उस रात मेरी ड्यूटी थोड़ी अलग थी। बस फुल थी, लगभग सारी सीट्स भरी हुई। रूट फिर वही, पुणे से सतारा और बीच में नेशनल हाईवे 48 का वही स्ट्रेच। रात 11:50 पर हम शिरवाल के करीब थे। आसमान बिल्कुल साफ था, चांद आधा निकला हुआ। इस बार न धुंध न बारिश, सब कुछ अजीब तरह से परफेक्ट। मैंने स्पीड नॉर्मल रखी, 55-60 के आसपास। दिल बिल्कुल शांत था, जैसे मैं रेडी हूं जो भी आज होना है। एक्सीडेंट स्पॉट 100 मीटर दूर था जब अचानक बस के अंदर की लाइट्स 1 सेकंड के लिए ब्लिंक हुई, सिर्फ 1 सेकंड, फिर नॉर्मल। पैसेंजर्स ने शायद नोटिस भी नहीं किया।
मिरर में देखा, लास्ट सीट पर वो बैठी थी, निशा। सफेद सूट, बाल शांत, चेहरा बिल्कुल नॉर्मल। इस बार उसके चेहरे पर न दर्द था न मुस्कान, बस एक गहरा सुकून। मेरा दिल तेज नहीं धड़का, मैं डरा नहीं। मैंने धीरे से कहा, आज आखिरी बार। उसने हल्की सी हाँ में सिर हिलाया। जैसे ही बस एक्सीडेंट वाले एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंची, मुझे एक फाइनल फ्लैश दिखाई दिया। लेकिन इस बार फ्लैश में मैं नहीं था, फ्लैश में वो थी, निशा, अपनी कार में बैठी हुई, खुश, शादी के बारे में फोन पर बात करते हुए। फिर बारिश, स्किड, टक्कर, फिर एक सेकंड का साइलेंस। फिर फ्लैश बदला। मैंने खुद को देखा, बस रोकते हुए, पैनिक में, पुलिस को कॉल करते हुए। लेकिन इस बार मैंने वो सीन भी देखा जो मैंने कभी कॉन्शियसली याद नहीं किया था। एक्सीडेंट के बाद जब एम्बुलेंस आई थी, तब मैं कार के पास खड़ा था और मैंने उसकी उंगलियों को हल्की सी मूवमेंट करते देखा था। एक पल के लिए वो जिंदा थी। ये मेमोरी मुझे पहले कभी याद नहीं आई थी। शायद शॉक की वजह से दिमाग ने ब्लॉक कर दिया था। लेकिन फ्लैश में मैंने देखा कि एम्बुलेंस टाइम पर आई थी। डॉक्टर ने कहा था इम्पैक्ट ही फेटल था। मेरा बस का हल्का टच मेन कॉज नहीं था। फ्लैश खत्म, मैं प्रेजेंट में वापस। आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों का गिल्ट जो मैं अपने ऊपर लेकर चल रहा था, शायद वो पूरा सच नहीं था। मिरर में देखा, निशा खड़ी थी। इस बार उसने पहली बार क्लियरली बोला, तुमने सीख ली। उसके बाद उसका चेहरा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा, जैसे वो हवा में घुल रही हो। कोई ड्रामेटिक चीज नहीं, कोई डरावना मोमेंट नहीं, बस एक हल्का सा फेड। लास्ट सीट खाली हो गई, कैबिन बिल्कुल नॉर्मल। बस आगे बढ़ गई। मेरे दिल में एक अजीब सा हल्कापन था, जैसे किसी ने सालों पुराना बोझ उतार दिया हो। डेपो पहुंचकर मैंने इंजन बंद किया और कुछ मिनट चुप बैठा रहा। इस बार मुझे न ठंडी हवा महसूस हुई, न कंधे पर हाथ, सिर्फ एक नॉर्मल सी रात। मैं समझ गया था कि कहानी खत्म होने वाली है, लेकिन एक आखिरी रात और थी, एक ऐसा मोड़ जो मेरी जिंदगी का डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात के बाद लगभग 2 हफ्ते तक मेरी ड्यूटी उस रूट पर नहीं लगी। अंदर से मुझे लग रहा था जैसे सब खत्म हो चुका है, लेकिन कहीं न कहीं एक हल्का सा डर भी था कि कहानी का आखिरी इम्तिहान अभी बाकी है। डिपो मैनेजर ने तीसरे हफ्ते फिर से मेरा नाम उसी लेट नाइट शिफ्ट में डाल दिया, पुणे से सतारा वाया नेशनल हाईवे 48। इस बार बस पूरी भरी हुई नहीं थी, लगभग आधी सीट्स खाली थीं। रात 12:15 पर हम हाईवे पर थे। मौसम गर्म था लेकिन हवा तेज चल रही थी। आसमान में बादल थे जैसे आंधी आने वाली हो। मैं मेंटली बिल्कुल स्टेबल था। मैंने स्टीयरिंग पर अपनी ग्रिप स्ट्रांग रखी और दिल में एक बात क्लियर थी, अगर आज कुछ भी हुआ, मैं डरूंगा नहीं। जैसे ही शिरवाल के पास वो एक्सीडेंट वाला स्ट्रेच आया, अचानक तेज हवा के साथ धूल का छोटा सा भंवर रोड पर घूम गया। विजिबिलिटी एक पल के लिए कम हो गई। मैंने स्पीड तुरंत 40 पर ले आया। पैसेंजर्स में से 2-3 लोग हिल गए और पूछने लगे क्या हुआ। मैंने शांत रहकर बोला, हवा तेज है बस। तभी मेरे सामने कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी नहीं भूल सकता। रोड के बिल्कुल बीच में एक छोटा लड़का खड़ा था, 8-9 साल का होगा। सफेद शर्ट, हाफ पैंट, वो सीधा मेरी तरफ देख रहा था। मेरा दिमाग एक सेकंड के लिए जम हो गया। इतनी रात को इतने सुनसान हाईवे पर बीच रोड पर एक बच्चा। लेकिन इस बार मैंने ब्रेक पैनिक में नहीं मारा। मैंने बस को स्मूथली लेफ्ट में कट किया, हॉर्न बजाया और स्पीड और कम की। बस उस लड़के से लगभग 5-6 फुट दूर रुक गई। मैंने विंडशील्ड से बाहर देखा, रोड खाली, कोई बच्चा नहीं। पैसेंजर्स पैनिक में खड़े हो गए। कंडक्टर ने पूछा क्या हुआ। मैंने बस इतना कहा, कुछ नहीं, रोड पर जानवर आया था। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास था। मैंने मिरर में देखा, लास्ट सीट पर कोई नहीं था, लेकिन इस बार मुझे साइड वाली विंडो के ग्लास में एक रिफ्लेक्शन दिखा। निशा, वो खड़ी थी और उसके पास वही छोटा लड़का। दोनों मुझे देख रहे थे। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, अगर उस रात तुमने स्पीड कंट्रोल रखी होती तो? मैंने धीरे से सर झुका दिया। आज रखी है। उसने हल्की सी मुस्कान दी, फिर लड़के का हाथ पकड़कर धीरे धीरे अंधेरे में चल दी। उस मोमेंट मुझे समझ आया, ये कोई नया भूत नहीं था, ये मेरा आखिरी टेस्ट था। मेरा दिमाग मुझे वो सिचुएशन दिखा रहा था जहां अगर मैं पैनिक करता तो आज सच में एक्सीडेंट हो सकता था। बस में 30 से ज्यादा लोग थे। एक गलत ब्रेक, एक गलत टर्न और फिर एक नई कहानी शुरू हो जाती। लेकिन मैंने कंट्रोल रखा। मैंने स्टीयरिंग और अपने दिमाग दोनों को संभाला। जैसे ही बस ने वो स्ट्रेच क्रॉस किया,
हवा बिल्कुल शांत हो गई, बादल हट गए, रोड क्लियर। डिपो पहुंचने तक मुझे एक बार भी कोई रिफ्लेक्शन या आवाज महसूस नहीं हुई। कैबिन बिल्कुल नॉर्मल। उस रात घर जाकर मैंने पहली बार बिना किसी डर के सोया। कोई सपना नहीं, कोई फ्लैश नहीं। सुबह उठकर मैंने एक फैसला लिया, मैं ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालूंगा। डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा काम यहां पूरा हो चुका है। 2 दिन बाद जब मैं फिर से उसी रूट पर गया, मैंने उस एक्सीडेंट स्पॉट पर बस स्लो करके 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अगर तुम कहीं हो तो शांति में रहना। इस बार ना कोई ठंडी हवा, ना कोई शैडो, सिर्फ हाईवे की नॉर्मल आवाज। मुझे पता था अब बस एक पार्ट और बाकी है, आखिरी पार्ट, जहां मैं बताऊंगा कि उस सब के बाद मेरी जिंदगी किस मोड़ पर गई। आखिरी बार जब मैं उस रात की कहानी लिख रहा हूं, तो मुझे लगता है जैसे सालों पुरानी एक अंधेरी सुरंग के दूसरे कोने पर मैं आखिर रोशनी देख पाया। मैंने ट्रांसफर रिक्वेस्ट दे दी थी और 1 महीने के अंदर मुझे शॉर्ट रूट पर लगा दिया गया। सिटी सर्विस, दिन की ड्यूटी, फैमिली के साथ, ज्यादा वक्त। लेकिन उससे पहले एक आखिरी नाइट शिफ्ट मेरी पेंडिंग थी। फिर से वही रूट, पुणे से सतारा और बीच में नेशनल हाईवे 48 का वही हिस्सा जहां मेरी जिंदगी बदली थी। उस दिन मैं घर से निकलते वक्त अजीब तरह से शांत था, न डर न बेचैनी। बीवी ने पूछा भी, सब ठीक है? मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा। अंदर से मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी अधूरे वादे को पूरा करने जा रहा हूं। रात 11:40 पर बस हाईवे पर थी। इस बार बस ऑलमोस्ट फुल थी। लोग सो रहे थे, कुछ फोन पर थे। कंडक्टर टिकट्स चेक कर रहा था। मैं स्टीयरिंग पकड़े हुए सीधा देख रहा था। एक्सीडेंट स्पॉट अब 2 किलोमीटर दूर था। जैसे ही मैं उस स्ट्रेच के करीब आया, मैंने स्पीड धीरे से कम कर दी। 60 से 50, फिर 45। हॉर्न एक बार हल्का सा बजाया, बिना वजह, बस आदत से। और फिर कुछ भी नहीं हुआ। न धुंध, न फ्लैश, न रिफ्लेक्शन। सिर्फ एक नॉर्मल रात। हेडलाइट्स रोड को सीधा कट कर रही थीं। साइड में पेड़ शांत खड़े थे। मैंने धीरे से मिरर में देखा। लास्ट सीट पर एक बूढ़ा आदमी सो रहा था। उसके पास एक लड़का विंडो से बाहर देख रहा था। सब बिल्कुल नॉर्मल। मैंने उस एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंचकर दिल ही दिल में कहा, अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना, मैंने सीख लिया है। उस पल मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ, जैसे किसी ने अंदर से हाँ कर दी हो। बस आगे बढ़ गई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बार मुझे जरूरत नहीं थी। डिपो पहुंचते ही मैंने इंजन बंद किया और स्टीयरिंग पर हाथ रखकर 2 मिनट चुप रहा। सालों पहले इसी जगह मैं गिल्ट, डर और कंफ्यूजन में डूबा रहता था। आज सिर्फ एक शांत सा इंसान था जो अपनी गलतियों से सीख चुका था। ट्रांसफर के बाद मेरी ड्यूटी सिटी रूट पर लग गई। दिन में चलाने लगा। कभी कभी जब न्यूज में हाईवे एक्सीडेंट की खबर देखता हूं तो दिल एक पल के लिए रुक जाता है, लेकिन फिर मैं अपने आप को याद दिलाता हूं, स्टीयरिंग पर बैठने वाले हर ड्राइवर के हाथ में सिर्फ गाड़ी नहीं, कई जिंदगियां होती हैं। मैं मानता हूं जो मैंने देखा, जो महसूस किया, शायद कोई और समझ ना पाए। शायद वो मेरी गिल्टी माइंड का खेल था। शायद सच में कोई आत्मा थी जो मुझे सुधारना चाहती थी। लेकिन एक बात पक्की है, अगर वो सब नहीं होता तो शायद मैं आज भी केयरलेस स्पीड में बस भगा रहा होता। आज भी कभी कभी मैं लॉन्ग रूट वॉलंटियर करता हूं। जब बस नेशनल हाईवे 48 पर आती है और बोर्ड पर सतारा का नाम चमकता है, तो मैं एक पल के लिए आंखें झुका लेता हूं। न डर से, न पछतावे से, बल्कि एक याद के साथ। ये मेरी कहानी थी। मैं एक रोडवेज बस ड्राइवर हूं। मैंने एक रात एक एक्सीडेंट देखा, फिर कई रातों तक अपने आप से लड़ा। मैंने शैडोज देखे, आवाजें सुनी, रिफ्लेक्शंस महसूस किए, लेकिन आखिर में मैंने स्टीयरिंग पर कंट्रोल पाना सीखा। और शायद वही मेरा असली इम्तिहान था। अगर आप कभी रात को हाईवे पर सफर करें और ड्राइवर को धीरे संभल कर गाड़ी चलाते देखें, तो समझ लीजिए शायद उसने भी अपनी जिंदगी में कोई ऐसी रात देखी हो जो उसे हमेशा के लिए बदल गई हो।